हेलो गाइस, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 टू 135 देखने वाले हैं। ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। एक कमेंट भी आया था, तो हम लोग इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 इज हियर। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन ए एडवाइजरी कमिटी, बी इलेक्शन, सी प्रेशर ग्रुप्स और डी पब्लिक ओपिनियन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन सबसे बेहतर तरीके से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? एडवाइजरी कमेटी के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, प्रेशर ग्रुप के थ्रू या पब्लिक ओपिनियन के थ्रू? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा एडवाइजरी ग्रुप। अगर सिटीजन एडवाइजरी ग्रुप बनाते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ज्यादा सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। वहीं पब्लिक ओपिनियन में भी सारे सिटीजन का पार्टिसिपेशन उतने बेहतर तरीके से नहीं होगा। और प्रेशर ग्रुप भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर इलेक्शन कंडक्ट होता है तो इलेक्शन में अबाउट ऑलमोस्ट 18+ तो हमारे कंट्री में पार्टिसिपेट करते ही है। तो इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका होता है सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर किसी सरकार ने अच्छे काम नहीं किए अपने कार्यकाल में, तो अगली बार फिर से मौका मिलता है लोगों को कि वो सरकार को चाहे तो बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 121 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी? इनमें से कौन सा सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए कास्ट एसोसिएशन, बी फैमिली, सी लेजिस्लेचर और डी एनजीओस। तो हम लोग को देखना है कि सिविल सोसाइटी का कौन सा पार्ट नहीं है। कास्ट एसोसिएशन तो हो सकता है, किसी पार्टिकुलर कास्ट का एसोसिएशन है वो सिविल सोसाइटी फॉर्म कर सकता है। किसी फैमिली ग्रुप है, वो भी सिविल सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। एनजीओस भी सिविल सोसाइटी का पार्ट होता है, लेकिन लेजिस्लेचर सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? तो करेक्ट ऑप्शन इज लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स कंट्रोल एंड सुपरवाइज म्यूनिसिपल इलेक्शन सेंटर। आप लोग को पता होगा कि लोकल बॉडीज के जो भी इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बताना है कि म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होता है वो किस आर्टिकल के अंडर कंडक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन ए है आर्टिकल 241, बी है आर्टिकल 241(2), सी है आर्टिकल 243 के, या डी है आर्टिकल 245 डी। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 243 के। तो अंडर आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस म्युनिसिपल इलेक्शंस। अगला सवाल है, हु कंसीव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम सभा? किसने ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट को, सॉरी, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी विनोबा भावे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों होगा? आप लोग इसको इस आंसर तक किस तरह से पहुंच सकते हैं ये बताते हैं। अगर आप लोग को डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद होंगे तो वहां पे हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल भी देखते हैं, जहाँ पे ग्राम स्वराज की बात किया गया है। तो हम लोग यहाँ उस तरह से, अगर आपको डीपीएसपी थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो उसके हिसाब से भी हम लोग जान सकते हैं कि ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल है, who prepares the combined finance and revenue accounts of the central and state government? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सी ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या डी नन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला सवाल है, द सिविल सर्विस वाज डिफाइंड एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड बाय। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मैक्स वेबर, सी हर्मन फाइनर और डी नन ऑफ एवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हर्मन फाइनर। तो हर्मन फाइनर ने कहा था, सिविल सर्विस को डिफाइन किया था एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड। तो 126 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी। अगला सवाल है,
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसके रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट नहीं करता? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी गवर्नमेंट कंपनीज या डी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो सीएजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी करता है और गवर्नमेंट कंपनीज के भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। पर ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है, इसको कौन ऑडिट करेगा? इसका निर्णय उस पार्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट लेती है जनरली। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ग्रैंड कॉप्स इन फ्रेंच सिविल सर्विस स्टैंड्स फॉर। ग्रैंड कॉप्स फ्रेंच सिविल सर्विस में किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीनियर लेवल ऑफ डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटर्स, बी सीनियर लेवल ऑफ जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, सी सीनियर लेवल ऑफ जनरलिस्ट कम स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और डी सीनियर लेवल ऑफ स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 128 करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सीनियर लेवल ऑफ जनरलिस्ट कम स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ग्रैंड कॉप्स इन फ्रेंच सिविल सर्विस स्टैंड्स फॉर सीनियर लेवल ऑफ जनरलिस्ट एज वेल एज स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगला सवाल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स ऑप्शन ए एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, बी द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर ओवर द सबऑर्डिनेट, सी द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कंट्रोल्ड और डी the number of subordinate employees that an administrator can effectively direct। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। तभी देखिए हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल में देखते हैं कि हेनरी फ्यूल ने कहा कि इतने लोग को एक सुपीरियर इतने लोग को डायरेक्ट कर सकता है, इतने लोग को सबऑर्डिनेट कर सकता है। किसी ने फिर गुल्ली गुरुविक ने अलग अलग बताया। तो लोग को मतलब अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बताया कि किसी ने कहा कि 5 to 6 लोग को कंट्रोल किया जा सकता है एक सुपीरियर के द्वारा, किसी ने ज्यादा कहा, किसी ने कहा कि वर्कलोड के हिसाब से होता है। तो वह यही तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। कितने लोग को एक एम्प्लॉय इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है। तो 129 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू हुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। किन के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से को इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए है एल डी वाइट, बी है गुल्लिक, सी है विलोबी और डी नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं एक और बात कि किन्हीं थिंकर्स ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है, बल्कि किसी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तीनों ब्रांच को इंक्लूड करता है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी, तीनों के इंक्लूड करता है। और किसी ने एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा, ध्यान से सुनिए, किसी ने एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा और कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि खुद में ये एक ब्रांच है, ऐसा कहा था। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो जिसमें कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुल्लिक। गुल्लिक ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है। तो क्वेश्चन 130 का आंसर होगा करेक्ट बी। अगला सवाल है, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, बी हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज, सी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज और डी स्टडी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का थ्योरी किस पे बेस है ये बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। फ्रेडरिक्स का था ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी वगैरह, आपको अगर याद हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी का फंक्शन कौन सा नहीं होता? ऑप्शन ए अचीविंग गोल्स, बी एडवाइजिंग, सी कंसल्टेशन और डी प्लानिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो
स्टाफ एजेंसी का फंक्शन नहीं होता है अचीविंग गोल्स होता है लाइन एजेंसी का फंक्शन। अगला सवाल है, इन फ्रांस द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज, हमारे देश में तो प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है, तो यहाँ पे ये बताने कि फ्रांस से प्रेसिडेंट का टर्म कितने सालों का होता है। ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स और ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो होता है 7 ईयर्स के लिए। अगला सवाल है, स्टेट फिनांस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर्स टू डिटरमाइन ऑप्शन ए budgetary requirements of various departments of the state government, b financial resources of the state for placing states requirement before the union government, c per pattern of distribution of state tax revenue between the state government and local bodies and the pattern of grant in aid to local bodies, या d none of above। हर 5 साल में स्टेट फिनांस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? ताकि बजट का रिक्वायरमेंट देखा जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट का, राज्य सरकार का क्या है बजट का रिक्वायरमेंट, या फिर फिनेंशियल रिसोर्स जो राज्य को चाहिए ताकि वो यूनियन से मांग सके उस कारण से, या फिर तीसरा कि ये किस तरह से कोई भी राज्य किस तरह से अपने टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करे अपने और लोकल बॉडीज के बीच, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत वगैरह, और कितना ग्रांट मिलना चाहिए लोकल बॉडीज के बीच को। तो ये या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 134 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज एंड द पैटर्न ऑफ ग्रांट इन टू लोकल बॉडीज। तो जो हर 5 साल में स्टेट फिनांस कमीशन अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका काम होता है कि जो स्टेट का रेवेन्यू है, स्टेट का जो टैक्स है, वो स्टेट किस तरह से बांटता है स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच, है ना, या फिर लोकल बॉडीज को कितना ग्रांट मिलना चाहिए, ये डिसाइड करता है स्टेट फिनांस कमीशन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ एट ऑल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इनमें से किस स्टेट में नहीं है? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। और किन किन स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है फिलहाल? वो है J&K, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। J&K तो अब वो यूटी में आ गया, पर फिलहाल इन लोग में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है अभी। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ला पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से। फिर भी हम चाहते थे कि इस वीडियो को लाया जाए, इस पार्ट 9 को लाया जाए, क्योंकि हम कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसे ही कंटिन्यूटी बना रहा तो हम लोग जल्द ही 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे। मतलब 100 वीडियो मतलब 1500 क्वेश्चन आप लोग का साथ रहा तो जल्द ही हम लोग 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ला पाए जिसके आंसर आप कर सको, कमेंट बॉक्स में बता सको, लेकिन अगली वीडियो से हम जरूर कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए लोगों को के साथ, और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंचे, और जिनका भी कंप्लीट हो चुका है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ताकि उनका भी रिविजन हो सके इन टॉपिक्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम लोग कल अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 10 देखेंगे, जिसमें हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि अगला मोर 15 क्वेश्चंस को ऐड किया जाए जिसके आंसर आप लोग खुद दे सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।